अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, जर्मनी के शहर मानहेम में एक गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई, लोगों को कुचल दिया। कम से कम दो लोग मारे गए, कई जख्मी हैं। और सारे अखबार ये लिख रहे हैं, सारे न्यूज़ ये लिख रहे हैं कि एक गाड़ी चढ़ गई। वो ड्राइवरलेस गाड़ी नहीं थी। अभी तक यूरोप में ड्राइवरलेस गाड़ी अलाउ नहीं हुई है। उसको कोई ना कोई चला रहा था। लेकिन यह है कि कभी कोई सरफिरा गोरा कोई छोटा मोटा काम कर दे तो नाम लेके उसकी नेशनलिटी, उसका कलर, उसका धर्म सब कुछ बता के लिखते हैं कि इसने किया है। तो अजीज़ दोस्तों, ये ऑर्डर ऑफ द डे है। जर्मनी में ख़ास तौर पे ये बहुत सारे चीज़ें हैं। स्टिल जर्मनों को अकल नहीं आई। जर्मनों ने अभी भी इलेक्शन में वोट जो दिया है ना, वो एएफडी को नहीं दिया। और इसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी में फिर तब्दीली की चांसेस ख़त्म हो गए हैं। और चांस था इनके पास एक अच्छा वोट देने का। अजीज़ दोस्तों, कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलरेडी ट्रम्प भाई ने कांग्रेस के जॉइंट सेशन से स्पीच कर ली होगी। ट्रम्प ने कहा है कि कल की रात बहुत बड़ी रात है, मैं जैसा है वैसा ही आपको सब बताऊंगा। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ट्रम्प का एड्रेस हो चुका होगा। और ये है कि लेट्स सी के ट्रम्प उसमें क्या कहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इसमें नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट साल में जो ये एक जॉइंट सेशन के साथ उसका एड्रेस होता है, उसकी स्पीच होती है, उसमें काफ़ी की पॉलिसीज मैटर्स पे डिस्कस करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं कि क्या उनकी आगे पॉलिसी होगी। तो ये है कि देखना होगा कि क्या कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेटो से अलग होने का ऐलान करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वार तक तो यूरोप की अपनी पावर थी, लेकिन क्योंकि पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 साल यूरोप में लड़ी गई थी तो यूरोप का काफ़ी तबाही हो गई थी। और फिर फ़ौरन इसके बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ। तो कोलोनाइजेशन में कम से कम फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह अपनी कॉलोनीज़ में से लूट मार करके माल लाते थे, तो इनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। लेकिन वो डीकोलोनाइजेशन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार की तबाही हुई, तो यूरोप का अपना डिफेंस पूरा अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गया। और वो अमेरिका के पीछे 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 चल रहे थे, जो कि सबको पता था कि एक दिन मसला होगा। और देखिए, अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, एक एम्पायर है। रोमन एम्पायर थी, उमैयद एम्पायर थी, अब्बासी एम्पायर थी, तैमूरियन एम्पायर थी, चंगेज़ खान एम्पायर थी, अलेक्जेंडर, मतलब एम्पायर्स दुनिया में आती हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं। उनका सारा मकसद अपनी कंट्री की, अपनी हेजेमनी को सिक्योर्ड रखने की और स्ट्रॉन्ग रखने की होती है। तो ऐसे में अमेरिका से आप अच्छी तो उम्मीद नहीं रख सकते। वैसे भी अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी किसी के साथ वफादार नहीं रहे, मतलब के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या कंट्री हों। अब जैसे इंडिविजुअल्स की बात आती है तो सद्दाम हुसैन, किसको नहीं पता कि अमेरिका के मदद से पावर में आया था। अमेरिका की मदद से ईरान के खिलाफ 8 साल जंग लड़ता रहा, जिसमें मिलियंस ऑफ ईरानी इराकी मारे गए। ये सब अमेरिका के इशारे पे करता रहा और फिर इसके बाद वो मार दिया गया। यही हाल आप उसामा बिन लादेन का देखें। ये इन्होंने सबके साथ किया है। और आज एक ज़ेलेंस्की है जिसको इन्होंने बड़ा चढ़ा के एक हीरो बना के, वार हीरो फलान ढुमकान, इसको लड़ाते रहे। आज किस तरह अमेरिका ने निकाल के फेंक दिया। आप कहेंगे ये तो ट्रम्प है ना, तो भाई साहब ट्रम्प भी अमेरिका का ही प्रेसिडेंट है ना। अमेरिका की डीप स्टेट कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आफ्टर ऑल अपने प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ पे चलती है ना। तो आज ज़ेलेंस्की को निकाल दिया। यूरोप का भी यही हाल है। तो ट्रम्प एक मजबूत टीम लेके आए हैं, बहुत ही लाइकली माइंडेड इनके लोग हैं। अब जैसे एक मिसाल है, इनका वाइस प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के सामने आया है। फिर इसका फॉरेन मिनिस्टर मार्क रोबियो है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है, फिर फाइनेंस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, फिर इसके अलावा FBI के डायरेक्टर
नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर, मुख्तलिफ जो की पोजीशंस पे इसने अपने बंदे, एक लाइकली माइंडेड पीपल हैं, उनको रखा है। अब हम ज़रा देखें कि यूरोप का इस यूक्रेन रशिया वार में क्या हिसाब किताब है। तो यूक्रेन को अब तक जो मदद दी गई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका ने दी है, 119 बिलियन डॉलर। ये 24 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने 52 बिलियन डॉलर दिए हैं। जर्मनी ने 18, यूके ने 15, जापान ने 11, कनाडा ने 8 वगैरह वगैरह। तो ये सारी अमेरिका की मदद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह नेटो जो इतना बड़ा इन्होंने जायंट खड़ा कर दिया था, मॉन्स्टर, अगर अमेरिका निकल जाता है तो 1.3 बिलियन डॉलर 1.3 ट्रिलियन डॉलर के बजट में से 860 बिलियन तो अमेरिका देता था। नेटो से अमेरिका निकल जाए, ख़त्म यूरोप। कौन इसको संभालेगा, इतने बड़े मॉन्स्टर को। ये आप देखें कि स्वेला ब्रेवरमैन, हमारी एक्स होम मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि पिछले कई दिनों से यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को जगाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें और यूक्रेन के अमन की तरफ लेके जाएं। I'm here in Westminster Hall. I'm actually on the steps from which President Zelensky spoke to MPs about 2 years ago. It was an incredibly moving occasion to be in the room and to hear from him directly. And we've just heard from the Prime Minister, who's spoken to MPs in the House of Commons about the situation in Ukraine. And I think there are a few points worth reflecting on. First of all, peace must be our overriding objective. That's what Donald Trump wants, it's what the Europeans want, it's what Ukraine wants. As Attorney General in 2022, I visited Ukraine because the UK was helping the Ukrainians with their war crimes prosecutions. The level of brutality from Russian aggression cannot be exaggerated, and we need to bring an end to the needless loss of innocent Ukrainian life. That's why the peace deal, the proposed minerals deal, which is currently on the table, is a viable one. And it's one that I think the Ukrainians should and probably will sign up to in the coming weeks and months. It's one that guarantees America's involvement in Ukraine into the future, which will be an important safeguard against any future attempts by Russia to invade Ukraine again. Next, if the last few days are to mean anything, they have to be a wake-up call for European nations. For decades, European countries have underinvested in our armed forces. Take our community in Fareham and Waterlooville, where we have the aircraft carriers based in Portsmouth. Aircraft carriers without enough aircraft, without enough frigates, destroyers or submarines. And that underinvestment plays out throughout the whole of our armed forces. So if Keir Starmer was serious about increasing defence spending, he could do it by scrapping our international aid budget altogether and going further than 3% of GDP. And lastly, Keir Starmer has talked about deploying British troops on the ground in Ukraine. Now, whilst that's a noble promise, we need to ask some serious questions about how that looks. How will these British men and women be supported, and is there sufficient resource to enable them in Ukraine? What will be the NATO implications, and what would be the exit strategy? We have to be incredibly cautious before British troops are deployed in any kind of mission. So the last few days and weeks have been a real moment of truth for European nations. Let's hope they're also a turning point which symbolises meaningful increases in defence spending and the beginning of peace in Ukraine. बिल्कुल सही कहा है स्वेला ब्रेवरमैन ने। इसी तरह हमारी जो मारिन लोपेन है, फ्रांस की ओपोजिशन लीडर, वो भी कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास कोई अब ऑप्शन नहीं बचा और अमेरिका ने जो पीस डील की है उसको रिजेक्ट करके हम अच्छा नहीं कर रहे।
यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि यूरोप को अपने उसमें जाल में फंसा ले, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें इसको देखना चाहिए इस सूरत हाल में कि इसका कंसेक्वेंस क्या होगा, और ये हमारे फार्मर्स और हमारे सारे कैप को तबाह कर देगा और फ्रांस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कंपटीशन में कंटिन्यू करना। और इसलिए नेटो की मेंबरशिप तो किसी सूरत यूक्रेन को नहीं दी जा सकती। अजीज दोस्तों, ट्रंप ने इसके अलावा भी एक बात की है कि यूरोप के लोगों ने, यानी यूरोप की सरकारों ने जितना पैसा यूक्रेन के डिफेंस पे लगाया है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा रशिया से ऑयल और गैस खरीदने में खर्च किया है। यानी रशिया को ज़्यादा पैसा दिया है उन्होंने। तो बोला ये किस किस्म के ड्रामेबाजियाँ करते हो। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगा ज़ेलेंस्की और यूक्रेन से हट के थोड़ा, कि कनाडा और मेक्सिको अमेरिका से काफ़ी एक वॉर की सूरत में आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पिछले महीने कहा था कि 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर ड्रग्स और इस ह्यूमन स्मगलिंग कम ना हुई तो मैं 25% टैरिफ कनाडा और मेक्सिको पे लगा दूंगा। और ये आज 25% लागू हो चुके हैं, जिसने कनाडा को हिला के रख दिया है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की शक्ल से नज़र आ रहा है कि वो कितने स्ट्रेस में। ऑलरेडी वो अपना रिज़ाइन कर चुके थे, अभी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं नई सरकार बनने तक, और ये अपनी पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और इनके ऊपर अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। इन्होंने भी कहा है कि ठीक है, हम भी अमेरिका की सारी चीज़ों के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, रिटेलिएटरी यानी जवाबी टैरिफ हम भी लगा रहे हैं, और अब अमेरिका से जो भी चीज़ें आएंगी उस पर 25% ड्यूटी होगी। तो ठीक है, अमेरिका के एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो कनाडा में सामान भेजते हैं, जैसे शराब भेजते हैं, कैंडीज़ भेजते हैं, वेजिटेबल फ्रूट भेजते हैं, या वो स्टील है, इस सब के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो कोई बात नहीं। अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बर्दाश्त कर लेगा। तुम लोगों का हाल ख़राब है, तुम लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे में जगमीत सिंह जो है, जो खालिस्तानी कनाडा का एक लीडर है, वो उसने कहा है कि G7 का जो इजलास हो रहा है ना कनाडा में, उसमें ट्रंप को दावत जो दी है वो वापस ले लें, ट्रंप को कनाडा आने की इजाज़त ना दी जाए। इसके अलावा कनाडा का जो सबसे बड़ा स्टेट है ओंटारियो, उसका जो चीफ मिनिस्टर है या फर्स्ट मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी इसको कहते हैं, उसने कहा है कि अगर अमेरिका का टैरिफ शुरू हो गया तो याद रखें कि मैं अमेरिका के मिलियंस ऑफ लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूँ ना कनाडा से, वो मैं बंद कर दूंगा। मैं बिल्कुल, ये ट्रंप की गलती है और इसका जवाब देना मुझे आता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूयॉर्क को सप्लाई करता हूँ और रीजन के दूसरे अमेरिकन सिटीज़ को सप्लाई करता हूँ, तो मिलियंस ऑफ लोग इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हो जाएंगे। तो हो जाएं भाई, अमेरिका को इतना असर नहीं पड़ना। ट्रंप जो कर रहा है ना, वो बहुत कुछ कर रहा है। कनाडा ने कहा है कि मेरे पास जो रशिया की एसेट्स हमने फ्रीज की हैं, उसमें से $5 बिलियन मैं यूक्रेन को मदद के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो जंग है ये यूक्रेन की वजह से नहीं है, रशिया की वजह से है। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब एक हाथी का और एक बकरे का झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो उसमें नुकसान ज़्यादा बकरे का ही होगा। अज़ीज़ दोस्तों, इसी के साथ में ये भी कहूँगा कि अभी एक किसी ने छोटा सा पोल किया था जिसमें कुछ 900 लोगों ने वोट डाला है, उससे अंदाज़ा हो जाता है। उसमें पूछा था कि ओवल ऑफिस में किसकी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही है, ज़ेलेंस्की की कि मोनिका लेविन्स्की की। मोनिका लेविन्स्की, आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन एज ए प्रेसिडेंट पकड़ा गया था ओरल सेक्स करते हुए मोनिका लेविन्स्की के साथ ऑफिस के अंदर, इसी ऑफिस के अंदर। तो उसके बारे में था, तो ज़ाहिर है 86% ने कहा है कि मोनिका लेविन्स्की ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है।
अजीज दोस्तों, यूरोप ने कहा है कि हम कीव, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, हम कीव का बिल्कुल डिफेंस करेंगे। तो हमारे ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कहा है कि आप, और ख़ास तौर पर कैर स्टारमर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी। तो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कहा है कि तुम अपने कैंट का डिफेंस नहीं कर सकते, तुम क्या कीव का डिफेंस करोगे। कैंट यहाँ पे वो समंदर का किनारा है जो इंग्लैंड का, जो कि फ्रांस के करीब लगता है, जहाँ से सारी माइग्रेंट्स की कश्तियाँ आती हैं। वो पूरा कैंट काउंटी है, उसमें डोवर और कई छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, और उसी पूरी कोस्टल एरिया पे आके माइग्रेंट्स की कश्तियाँ आके रुकती हैं। तो इसने कहा कि भाई तुम अपना कैंट का डिफेंस नहीं कर सकते। और वाकई ये सोचने की बात है कि आवर बूट्स विल बी ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन एंड आवर एयरफोर्स विल बी इन स्काई। आज के ज़माने में ड्रोन कितना आम हो गया, बच्चे बच्चे के पास है। आप अपना इतना बड़ा भी कोस्टल एरिया नहीं है जितना अब भारत का कोस्टल एरिया देखें, लेकिन इतना सा कोस्टल एरिया है जहाँ पे सारी कश्तियाँ आके रुकती हैं। आप ड्रोन से अपना वहाँ पे एक सेंटर बना दें। आप बिलियंस ऑफ डॉलर इन इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे उनको होटलों में रख रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आप कैंट के एरिया में एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएं, उसमें इतने सारे टीवी लगा के लोग बिठा दें, ड्रोन से मॉनिटर करें कौन सी कश्ती आ रही है। कहीं आपको रास्ते में कश्ती नज़र आए, आप अपनी नेवी को, कोस्टल गार्ड्स को बोल दें कि जाएं पकड़ें उन कश्ती को और वापस भेजें। लेकिन ये अपने एरिया का डिफेंस नहीं कर सकते, तो और क्या होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अभी रशिया से जंग बंदी बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूरस्थ। तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इससे ज़्यादा बुरा स्टेटमेंट और ज़ेलेंस्की दे भी नहीं सकता था, और हम अब इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीस को मौका दें, और मैं अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा है अगर वो पीस के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में ये तो कहा कि हम यूक्रेन का डिफेंस करेंगे, जंग जारी रखेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अमेरिका की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा है, और रशिया की पावर के आगे आप ज़्यादा आगे लड़ नहीं सकते। तो अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में अब लड़ने के लिए इनके पास फौजी नहीं है। सिविलियन लोगों को ज़बरदस्ती मार भाड़ के लाया जाता है, ज़बरदस्ती इनसे वो कराई जाती है। वैन में भर भर के यूरोप की तरफ भाग रहे हैं, तो बॉर्डर पे वैन रोक के इन लोगों को निकाला जाता है और मार मार के उनको जंग की तरफ धकेला जाता है। इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि अब पीस एग्रीमेंट के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं। इसी हवाले से मैं ट्रंप भाई की दो तीन छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूँगा एंड पे, आप सुनिए और देखिए कि कहाँ ये जंग जा रही है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Kindly keep Well, I'll supporting. tell you what, I think it takes two to tango, and you're going to have to make a deal with Russia, and you're going to have to make a deal with Ukraine. You're going to have the assent, and you're going to have the consent from the European nations, because I think that's important, and from us. I think everybody has to get into a room, so to speak, and we have to make a deal. And the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. It can be made very fast. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. I believe certainly the people of Ukraine want to make a deal. They've suffered more than anybody else. We talk about suffering. They've suffered. But if you think about it, under President Bush, they got Georgia, right? Russia got Georgia. Under President Obama, they got a nice big submarine base, a nice big chunk of land where they have their submarines. You know that, right? Crimea. Under President Trump, they got nothing. And under President Biden, they tried to get the whole thing. They tried to get the whole big Ukraine, the whole thing. If I didn't get in here, they would have gotten the whole thing. So I can only say, you can go back to Bush, you can go back to Obama, and go back to Biden. They took a lot.
The only one they didn't get. You know what I gave them? I gave them anti-tank missiles. That's what I gave them. I gave them sanctions on Russia. I gave them javelins. You know the javelins? You know when they took out all those tanks? You know the tanks were heading to Kiev by the hundreds, and they were unstoppable. And I gave them javelins. So, you know, I really, Putin is the one that will tell you this has not been so good for them. The fact is that I just want fairness. I want fairness. But think of it. I gave Russia nothing except grief. I gave them nothing. I gave them sanctions and javelins. That's what I gave them. Obama gave them sheets, and you heard that statement before. It's a very famous. Trump gave them javelins, and Obama gave them sheets, and then they say how close I am to Russia. Let me tell you, we have to make a deal because there are a lot of people being killed that shouldn't be killed. But remember, Trump gave them nothing, and the other presidents gave them a lot. They gave them everything. You met with President Biden, President Javier. Do you revive? Well, I'll let you know. We're making a speech. You probably heard about it tomorrow night, so I'll let you know tomorrow night. But no, I don't think so. I think it's a great deal for us because, you know, Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion and $350 billion more accurately to a country to fight and to try and do things. And you know what happened? We get nothing. We get nothing. Just gave it. We could have rebuilt our entire U.S. Navy with $350 billion. Think of it, $350 billion. We could have rebuilt our U.S. Navy. So he gave it away as fast as the money could be gone. And what we're doing is getting that all back and a lot more than that. And what we need, it's very important for this business that we're talking about here with chips and semiconductors and everything else. We need rare earths. And the deal we have is we have the finest rare earths. What do you need to... Well, I just think you should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there. That's the border. This country really was like the fence on the border. It was very important to Europe, and I'm not knocking Europe. I'm saying that they were a lot smarter than Joe Biden because Joe Biden just gave money hand over fist, and they should have been able to equalize with us. In other words, if we gave $1, they should have given. Well, we gave $350 billion. They probably gave 100. But on top of it all, they get their money back because they're doing it in the form of a loan, and it's a secured loan. So when I saw that, which I've known about for a little while, I said it's time for us to be smart. At the same time, it's great for them because they get us in the country taking the rare earth, which is going to fuel this big engine, and especially the engine that we've in a very short time created, and we get something, and we're there. We have a presence there. With all of that being said, I want one thing to happen. I want all of those young people to stop being killed. They're being killed by the thousands every single week. Last week, 2,700 were killed. 2,700 young, in this case, just about all young boys from Ukraine and from Russia. And that's not young people from the United States, but it's on a human basis. I want to see it stop. The money is one thing, but the death. And they're losing thousands of soldiers a week. And that's not including the people that get killed every time a town goes down or a missile goes into a town. And I want to see it stop. Yes. Are you considering canceling